इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। 11 अप्रैल को जगन रेड्डी काबीना में रद्दोबदल और तौसी, रियासत के तमाम वज़रा इस्तीफा देंगे। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। आज दोपहर 3 बजे रियासती काबीना की मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आंध्र प्रदेश से आ रही है। 11 अप्रैल को जगन रेड्डी काबीना में रद्दोबदल और तौसी की जा सकती है। रियासत के तमाम वज़रा इस्तीफा देंगे। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। आज दोपहर 3 बजे रियासती काबीना की इस ताल्लुक से मीटिंग होने वाली है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे विजयवाड़ा, जहां हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त जुड़े। इसहाक, बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, रियासती जो काबीना है उसमें रद्दोबदल और तौसी की खबर आ रही है, क्या जानकारी है? आजम 11 तारीख को 11:30 बजे जो है ना आंध्र प्रदेश के जो सेक्रेटरी के बाजू में जो ग्राउंड है वहाँ पे जो है ना नई काबीना की स्वीयरिंग सेरेमनी के लिए जो है ना पूरी तैयारी की जा रही है। उसके तरफ से जो है ना राजभवन और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना अभी तक कुछ मीटिंग भी चल रही है जिस तरह से पूरी तैयारी क्या कर रही है और जो है ना आज जो है ना 3 बजे जो है ना कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें पूरे जो 25 जो मिनिस्टर्स है और जिसमें जो है ना 5 डिप्टी सीएम्स है पूरे जो है ना रिजाइन करेंगे। उसके बाद जो है ना कल जो है ना राजभवन को जो रिजिग्नेशन है पूरे भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना 10 तारीख को शाम तक जो है ना जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स है उसकी जो है पूरी नेम जो है ना बाहर रखे जाएंगे। सारे जितने काबीना मंत्री है सब इस्तीफा देंगे, तो क्या जो रद्दोबदल होगा उसमें नए चेहरे शामिल किए जाएंगे या इन्हीं को रद्दोबदल किया जाएगा? बताया जा रहा है कि पूरी तरह से 90% या 3 या 4 लोग ही रहेंगे, बाकी पूरे जो है ना पूरी टीम जो है ना पूरी चेंज की जाएगी। बताया जाता है कि पूरी भी सब जो 25 लोग है वो भी नए आ सकते हैं क्योंकि पहले ही जगनमोहन रेड्डी जब सीएम बने थे तभी बताया गया कि 2.5 साल तक ही मिनिस्टर जो है ना रहेंगे। उसके बाद जो है ना पूरी कैबिनेट जो है ना रद्दोबदल होगी। तो इस हिसाब से जो अब तक जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो पार्लियामेंट इंचार्जेस होंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। जो अब तक जो है ना एमएलए जो पहले है उन लोगों को जो है ना कैबिनेट में लिया गया, लेकिन पूरी तरह से जो 5 डिप्टी सीएम्स है जो SC ST BC माइनॉरिटी तबके है वो उसी हिसाब से जो है ना नए कैबिनेट में भी उसी तरह से 5 डिप्टी सीएम जो है ना रहेंगे। और बताया जाता है कि पूरी जो इस पहले ही जो गवर्नर को कल शाम जो है सीएम जाके मिल के पूरी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से पूरी जो कैबिनेट जो है ना पूरी जो रिजाइन करने वाली है, तो इसलिए पहले ही उनको इन्फॉर्म किया गया और उनसे जो है ना 11 तारीख को जो स्वेयरिंग सेरेमनी है उसका भी इंतजाम करने के लिए बताया गया है। बिल्कुल, नई काबीना जो होगी क्या उसकी कुछ फहरिस्त वगैरह या किसी का नाम जो गर्दिश कर रहा हो इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही हो कि किसको मौका मिल सकता है? जो कैश के हिसाब से जो है ना वो जो है ना पहले ही अभी कुछ हद तक काम किया गया और जो फाइनल डिसीजन है आज जो कैबिनेट के बाद जो है ना उसके बारे में नाम जो है ना पूरे नेम जो है ना वो आने के चांसेस है। पूरी 10 तारीख को जो है ना 10 तारीख को शाम को जो है ना सीएम के तरफ से जो है ना उन लोगों को बता दिया गया कि कल जो है ना स्वेयरिंग सेरेमनी के लिए आने वाले, तब तक तो ये सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। तो क्या लीडरों की तरफ से भी कुछ इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि उनको मौका मिले, सीएम तक पहुंचने की कोशिश हो रही हो? जो कैबिनेट मिनिस्टर के जो रीशफल होना है इसके हिसाब से जो मिनिस्टर्स की पोस्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग जो है ना पहले से ट्राई करें, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो कैस्ट वाइज जो है ना सीक्वेंसी और अगले जो इलेक्शन के हिसाब से और कैस्ट वाइज सीक्वेंसेस को और जो है ना पॉलिटिकल जो काम करने वाले है पहले बताया गया कि जो ग्रेडिंग जो की जाएगी जो ज्यादातर लोगों में जाके काम करने वाले हैं उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस हिसाब से जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के नेम्स कुछ जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 नाम को जो है ना रखा गया है सीएम के पास और उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा तो उसको ही मिनिस्टर्स में ली जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि जो तमाम वज़रा सब इस्तीफा देंगे, इनको हटाया जाएगा, इनकी जगह नई काबीना तश्कील पाएगी। तो क्या जो पुराने वज़रा है उसमें किसी तरह की कहीं से नाराजगी की कोई खबर है हटाए जाने की? नाराजगी तो नहीं, पहले से ही बताया गया, पहले से ही उनको बता दिया गया कि 2.5 साल ही रहेंगे, तो 2.5 साल के बाद जो है ना उनको हटा दिया जाएगा, ये पहले ही बताया। तो इस हिसाब से जो है ना मगर जो लोग जो है ना कुछ लोग जो सीएम के खास जो 3-4 लोग को नाम बताया जाए शायद वो रहेंगे जो कैस्ट इक्वेशन से अगर वो कैस्ट वाले दूसरे मिनिस्टर ना बन पाए तो वैसे हिसाब में रहेंगे। लेकिन साफ तौर से बताया सीएमओ की तरफ से बताया जाए कि
पूरे जो है ना 25 जो है ना मिनिस्टर जो है ना वो नए होंगे। इसमें ज्यादातर जो है ना लेडीज जो है ना उनको भी पिछले तरफ किस हिसाब से दिया गया, तो इस हिसाब से जो है ना इसमें भी वही जो क्राइटेरिया उसी को मेंटेन करेंगे, ताकि जो है ना दिखाया गया कि आवाम में जो है ना पार्टी को और सीएम को जो इमेज है वो बड़ी खराब रखे। चलिए इसहाक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के त्रिंसगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच इनकाउंटर अभी भी जारी है। मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया। घर घर तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर के टंगमर्ग में आज अलग सुबह एनआईए ने गुलाम नबी नजार के घर पर छापा मारा। एनआईए की टीम 10 बजे तक घर के अंदर सर्च और पूछताछ करती रही। बाद में एनआईए गुलाम नबी नजार को मजीद पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। गुलाम नबी पेशे से एक बिजनेसमैन है। छापे के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल थी। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की जेब पर भार पड़ रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने फी किलोग्राम सीएनजी पर 2.5 रुपए का इजाफा किया है। नए इजाफे के बाद दिल्ली में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 69 रुपए 11 पैसे हो गई, जबकि दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फी किलो सीएनजी की कीमत 71 रुपए 67 पैसे हो गई है। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 80 रुपए 90 पैसे है। काम धाम है नहीं और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है, परेशानी हम लोग का बढ़ रहा है। पहले हम लोग मतलब 100-150 का डलवाते थे, अब मतलब कि 200-250 का डलवाना पड़ता है, कभी 300 की भी डलवाना पड़ता है। बहुत फर्क पड़ रहा, काम है नहीं रोड पे बिल्कुल भी। गर्मी इतनी पड़ रही है, गैस ये मान ले 250 रुपए की एक बार में डलती है, पूरे दिन में 500 रुपए की गैस डल जाती है। इससे बढ़िया तो पहले गैस थी, पहले डल जाती थी सही। अब तो इतने पैसे बढ़ गए बहुत ज़्यादा। बहुत इतना फर्क पड़ रहा है। 40-45 रुपए था 2 महीने 1.5 महीने के अंदर। सीएनजी का रेट कम से कम तो 20 से 25 रुपए बढ़ गए और इतना फर्क पड़ रहा है रेट में जो है, रेट की वजह से। और दूसरा गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें जो भी हम सवारी मिलती है रेट वही मिल रहा है और जो पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है, बहुत परेशानी की बात है। मुल्क में बढ़ी हुई तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस जगह जगह एहतजाज कर रही है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तनकीद की। हमारे साथ कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिनसे बात करते हैं। सर, आज सीएनजी के दाम में करीब 2.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। सर देखिए, ये रोज बढ़ाना उनका काम है। वो हमेशा यही करते हैं कि किसी एक इंसान को मारना है, उसमें खासकर गरीब को मारना है, तो उसको स्लो पॉइजनिंग देके खत्म करो, वो गरीबी ही खत्म हो जाएगी ना उसको। तो ये उनका उद्देश्य है। और ये तो एक्साइज ड्यूटी और ऑयल के प्राइसेस, सीएनजी, ये गैस, ये सभी के दाम जो बढ़ा रहे हो, वो यहाँ जो बढ़ा के लोगों के पास से, गरीबों से ले रहे हैं और बांट रहे हैं किनको, कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को, चाहे उनके खास करके बैंकों में उन्होंने जो लोन दिए थे वो माफ़ कर रहे हैं, और कहीं गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था वो भी डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने चाहते लोगों को दे रहे हैं। तो देश को ये संपत्ति को बढ़ाने के बजाय देश की संपत्ति को कम करना और चंद अमीरों के हाथ में पैसे देना, ये एक बहुत बड़ा उनका कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है, वो कहीं बढ़ रही है। देखिए सर, आप लोग सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ही कहा गया, पेट्रोल मंत्री ने सदन के अंदर भी कहा था कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1/10 ही बढ़े हैं देश में, और विदेशों में अगर बात करें तो इसकी तुलना में बहुत कम है इंडिया में। ये देखिए, फिर इससे आप पिछले गवर्नमेंट से क्यों नहीं तुलना करते? बहुत से क्रूड ऑयल के दाम
जब बढ़े तो उस वक्त तो अपना केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन आज गरीबों के बोझ बढ़ रहा है, गरीबों के ऊपर इतना बोझ बढ़ रहा है, मिडिल क्लास के ऊपर बढ़ रहा है, छोटे मोटे स्कूटर चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले तबाह और तंग है। इसीलिए तो ये इन्फ्लेशन के खिलाफ जो महंगाई बढ़ रही है रोज पर रोज, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। पहले तो 31 तारीख तक हम हर स्टेट में किए, अब 7 तारीख तो पूरा हर देश में आज हो रहा है। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। सीनियर लीडर तारिक अनवर ने वोट बैंक की सियासत पर बीजेपी पर तनकीद की। तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी वोट बैंक की सियासत करती है और इल्जाम हमेशा अपोजिशन पर लगता है। कमजोर तबके को साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास होता है। वोट बैंक वो होता है जो बहुसंख्यक होता है, कोई अल्पसंख्यक को लेके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं, इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। हम तो चाहते थे कि देश में सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले, सबको लेकर चलने की बात है। तो इसको इस बात से जोड़ देना कि हम वोट बैंक बना रहे थे, ऐसा नहीं है। किसी भी सभ्य समाज की जब पहचान होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि समाज में जो कमज़ोर वर्ग लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। देखिए, उनको एक ही वंशवाद दिखाई पड़ता है, सिर्फ गांधी का जो वंशवाद है, उसके अलावा उनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि उनके पार्टी में जो लोग वंशवाद कर रहे हैं, सिंधिया से लेके राजनाथ सिंह जी तक, तो वो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी जो वो बोलेंगे उनको लोग मान लेंगे। बात सही है कि अभी प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, अभी 4 चुनाव जीत कर आ रहे हैं, लेकिन देश से इन सब चीज़ों को देख रहा है और समझ रहा है कि जो आप जिस बात के लिए आप प्रधानमंत्री बने थे, उसमें से आपने एक भी मसले का हल नहीं ढूंढा, चाहे वो बेरोज़गारी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, वो सब जो कि तो हैं या तो उसकी और बद से बदतर स्थिति हो गई है। ले दे के भारतीय जनता पार्टी का और संघ परिवार का एजेंडा एक ही है कि कैसे समाज के दो वर्गों को अलग किया जाए, समाज के अंदर कैसे टूट पैदा किया जाए, कैसे ध्रुवीकरण हो। तो कोई मौका ये लोग छोड़ते नहीं हैं। अभी तक तो जो हालत है देश की अर्थव्यवस्था का, वो बहुत बद से बदतर है। मुझे याद है 2008 में भी पूरे विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, लेकिन उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उसका सामना किया और अच्छे से सामना किया और उस संकट से देश को बाहर निकाला। कानपुर के कव्वाल शरीफ परवाज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शरीफ परवाज को 3 रोज कबल मध्य प्रदेश के रीवा की पुलिस कानपुर से गिरफ्तार करके रीवा ले आई थी, जहां इन्हें पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए मुतनाज़ बयान के सबब जेल भेज दिया गया था। शरीफ परवाज की जमानत को लेकर जो भी कोशिशें की गई, अब तक इन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली है। वहीं मध्य प्रदेश शिवराज सिंह काबीना के सीनियर वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि ऐसे कव्वाल जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनकी जगह समाज में नहीं बल्कि जेल में सलाखों के पीछे है। ऐसे कव्वाल और इस तरह के लोग जो कि धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, उनका स्थान समाज में नहीं है, उनका स्थान शिक्षों के पीछे ही है। और ये कव्वाल जो हैं, ये ख्याल गाएं, कव्वाली गाएं, ज़्यादा वैमनस्य की और विघटन की बात करेंगे तो ये जेल में ही रहेंगे, ये जेल में ही अब कव्वाली गाएंगे। इस तरह की अनर्गल बातें करने वाले लोगों को मध्य प्रदेश में कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समाचार मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, बड़ी खबर आ रही है कव्वाल के खिलाफ, जो है जो कानपुर के कव्वाल है शरीफ परवाज, उनके खिलाफ उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आदम, इसकी वजह यह है कि ये गिरफ्तारी वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की हिदायत पर की गई है और भोपाल यहाँ की जो पुलिस है, क्योंकि भोपाल में शिकायत दर्ज की गई, कव्वाली जो उन्होंने 8 रोज कबल मध्य प्रदेश के रीवा में कव्वाली प्रोग्राम पेश किया था और उस कव्वाली प्रोग्राम के दौरान ही जो है
पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को लेकर जो मुतनाज़ा बयान दिया था, तो वजीर दाखिला की हिदायत पर जो है पुलिस रीवा से कानपुर गई और उनको वहां पर गिरफ्तार करने के बाद ले आई है। और जाहिर सी बात, जब हुकूमत किसी मामले को लेकर खुद उसमें वजीर दाखिला जो है वहां पर शामिल है, तो उनकी जमानत जो है इतनी आसान नहीं है। और फिर मामला क्योंकि पीएम से जुड़ा हुआ है, वजीर दाखिला से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के सीएम से जुड़ा हुआ है, तो उस तमाम चीजों को लेकर आपकी अकीदत किसी से हो सकती है, ख्वाजा साहब की अकीदत है, लेकिन इस तरह की बातें अगर आप कहेंगे जहाँ का मामला खुद जुड़ा हुआ है, वहाँ पे तौहीन का मामला है, तो वहाँ पे किसी न कार्रवाई होगी। इसी वजह है कि अब तक उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई है और मध्य प्रदेश हुकूमत भी इस मामले में कहीं से भी रिलीफ देने की हक में नहीं है। आजम, चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पार्लियामेंट का बजट इजलास लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पार्लियामेंट का बजट इजलास लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो पार्लियामेंट का बजट इजलास कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान का आईनी बहरान दराज होता जा रहा है, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल और तज़ब्ज़ुब की कैफियत पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले में समाअत जारी रहेगी। कौमी असम्बली तहलील किए जाने और तहरीक आदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रोलिंग मामले पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर मंदयाल ने तबसरा किया कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में अदालत उस वक्त मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई हो। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले में लिए गए अज खुद नोटिस और दीगर फरीकैन की अर्जियों पर समाअत करेगी। ख्याल है कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत तहरीक आदम एतमाद को आइन व कानून के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। इस वक्त तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, मेडिकल कोर्स में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए रिजर्वेशन। मद्रास हाईकोर्ट 7.5% रिजर्वेशन को रखा बरकरार। मेडिकल एजुकेशन में सरकारी तलबा के लिए 7.5% रिजर्वेशन। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो सरकारी स्कूल में तलबा पढ़ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, मेडिकल कोर्स में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए रिजर्वेशन। मद्रास हाईकोर्ट ने 7.5% रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। मेडिकल एजुकेशन में सरकारी तलबा के लिए 7.5% रिजर्वेशन। तो बड़ी खबर आ रही है, जो सरकारी स्कूल में तलबा पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। तमिलनाडु से मेडिकल कोर्स में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए रिजर्वेशन। मद्रास हाईकोर्ट ने 7.5% रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। मेडिकल एजुकेशन में सरकारी तलबा के लिए 7.5% रिजर्वेशन। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मगरबी बंगाल बीरभूम रामपुर हाट तशद्दुद मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट में समाअत का आगाज, सीबीआई ने दाखिल की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर एक और आ रही है, कलकत्ता हाईकोर्ट में समाअत का आगाज हो गया है, सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बीरभूम तशद्दुद मामले से बड़ी खबर आ रही है, रामपुर हाट तशद्दुद मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और कोलकाता हाईकोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है। श्रीलंका के इक़्तिसादी बहरान से वहाँ अवाम व ख़ास परेशान है। इनका कहना है कि सूरत हाल तशवीशनाक है। साबिक़ क्रिकेटर शरद जयसूर्या का कहना है कि अगर अब भी तवज्जो नहीं दी गई तो इंतहाई मुश्किलों में अवाम घिर सकते हैं। The people were very silent for last few months, thinking that things will change and things will come to normal, and they were just waited and waited, and unfortunately it comes to a point that
it's a breaking point. People couldn't handle it, and they came out to the street and start protesting, and because they can't go like this, and they started non-violence protest in our country, all over the island. So that's a right for the people, and which they are doing at the moment. At the moment, the people is come out and they want everything to be changed. Basically, they want everyone to be out and need to come up with fresh. So the people has suffered enough, and they just. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।